जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। साथ ही आज की श्रृंखला में हम एक बार फिर से देखने वाले हैं जीएस जीके का एक दमदार सेशन, जो आपका एसएससी सीएचएसएल, एमटीएस, दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। साथ ही आज हम जीके जीएस के एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि हमारी परीक्षा में जो हम तैयारी कर रहे हैं परीक्षाओं की, उनमें किस प्रकार से जीके जीएस के क्वेश्चन बन सकते हैं। इन सभी में हम आपके स्टैटिक जीके मिक्स जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी का डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आप लोग एक बार से सेशन को शेयर कर देंगे दोस्तों में, ताकि दोस्तों को भी आपकी क्लास का फ़ायदा पहुँच सके। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और मंजिल के प्रति जागरूक रखेगा। कह रहा है साथी, नेगेटिविटी एक ऐसी भयानक बीमारी है जो जिंदा इंसान को मुर्दा बना देती है। यानी कि नेगेटिविटी का मतलब होता है साथी निराशा यानी कि आपको ना जीत पाना, किसी कार्य में सफलता ना मिलना। इस तरह से यदि आप एक बार जैसे आपने प्रयत्न किया किसी परीक्षा की तैयारी का और उस परीक्षा में आपको सफलता नहीं मिली, यदि आपको सफलता नहीं मिली तो आप क्या होते हैं, नेगेटिव फील करने लगते हैं कि शायद हमको निराशा नहीं मिल, यानी कि शायद हमको परीक्षा पास नहीं कर पाएंगे या सफलता नहीं मिलेगी। तो इस तरह से जब आपके जीवन में ये निराशा आती है तो ये एक ऐसी बीमारी है साथी, आपको ये मानसिक अटैक करती है, यानी कि आपके मानसिक दिमाग पर क्या करती है, हमला करती है और एक जिंदा इंसान को मुर्दा बना देती है। तो आपको निराश नहीं होना है, मायूस नहीं होना है, बल्कि अपनी पूरी लगन, मेहनत, जुनून और पागलपन के साथ तैयारी में जुटे रहना है और अच्छे से तैयारी करना है। तो ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। कभी भी अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखेंगे, कभी भी नेगेटिव नहीं सोचेंगे, ना ही नेगेटिव रखने की कोशिश करेंगे। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न आपसे कह रहा है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से जब वापस आए तो कौन से बंदरगाह पर उतरे थे। कह रहा है साथी, जब महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, कब आए थे इसके बारे में जानकारी जानेंगे। और ये जब आए तो किस बंदरगाह पर उतरे, तो याद रखेंगे 9 जनवरी 1915 को। साथी 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी, बम्बई उस समय हुआ करता था जब अब मुंबई के नाम से जानते हैं, बम्बई में एक अपोलो बंदरगाह है। साथी एक अपोलो बंदरगाह है, इसी बंदरगाह पर गांधी जी और कस्तूरबा यानी कि उनकी पत्नी के साथ ये पहुंचे थे। और जब वहां पर जो मौजूद हजारों कांग्रेसी कार्यकर्ता थे या जो इनके चाहने वाले थे, उन लोगों ने इनका गर्मजोशी से स्वागत किया था। ठीक है, इसके अलावा गांधी जी की बात की जाए तो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी की वापसी की याद में हर वर्ष यानी कि प्रत्येक साल 9 जनवरी को, प्रतिवर्ष 9 जनवरी को हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। और इस बार प्रवासी भारतीय दिवस आपका मनाया गया है मध्य प्रदेश में, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। और गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली इस समय हमारे चीफ गेस्ट थे प्रवासी भारतीय दिवस के, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो 9 जनवरी 1915 को अपोलो बंदरगाह पर गांधी जी आए थे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, मुगल सम्राट अकबर के द्वारा जजिया का अंत कब किया गया। बात करेंगे मुगल सम्राट के कार्यों के बारे में, जिनमें उन्होंने कुछ ऐसे प्रमुख कार्य किए थे जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन बनता है जजिया कर के बारे में, जो कि आपका 712 इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लगाया गया था। साथी मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध प्रांत पर पहली बार भारत में जजिया नामक कर लगाया गया था। और साथ ही याद रखेंगे, ये एक राजनैतिक टैक्स था जो गैर मुसलमानों पर वसूला जाता था, यानी कि जो व्यक्ति मुसलमान नहीं होता था उस पर जजिया लेते थे ये लोग, मुसलमान लोग जो मुसलमान शासक हुआ करते थे। तो इसी संबंधित याद रखेंगे 1564 में। साथ ही 1564 में जो अकबर मुगल सम्राट था, इसके द्वारा जजिया कर समाप्त कर दिया, यानी कि जजिया कर जो लेते थे अकबर, जनता से लिया जाता था, इसको समाप्त कर दिया। इसके अतिरिक्त अकबर ने 4 कार्य किए थे, जिनमें से आपको ट्रिक याद रखनी है डी, टी और जेएस। डी, टी, जेएस करके 4 ट्रिक है कार्यों की। इनमें से सबसे पहले बन जाता है आपका डी, जिससे होते हैं दास प्रथा। तो दास प्रथा को याद रखना है, 1562 में अकबर के द्वारा प्रतिबंधित किया गया था। और हमने दास प्रथा के बारे में कल डिस्कस किया था कि 1843 में लॉर्ड एलन बेरो के शासनकाल में भारत में पूर्ण रूप से दास प्रथा का प्रतिबंधित किया गया था। ठीक है, लेकिन मुगल बादशाह अकबर के द्वारा कब किया गया, तो याद रखेंगे 1562 में। इसके अलावा अकबर ने टी से क्या बनता है यहाँ पर देखेंगे तो तीर्थकर। 1563 में अकबर के द्वारा तीर्थकर, जो भारत के यात्री थे यानी हिंदू धर्म के यात्री हुआ करते थे, तीर्थ यात्रा पर जाते थे तो उनसे टैक्स लिया जाता था, उस टैक्स को भी अकबर ने ख़त्म कर दिया। इसके अलावा अभी हमने जजिया को डिस्कस किया, इस समय
लगातार 4 साल है, 1562, 63, 64 और 65। तो जैसे जजिया हो जाएगा और 1564 में इसको खत्म किया था, इसको डिस्कस किया। इसके अलावा ऐसे होता है सती प्रथा। क्या होता है? सती प्रथा। तो अकबर ने 1565 में सती प्रथा को भी प्रतिबंधित कर दिया। अकबर ने सती प्रथा को भी प्रतिबंधित कर दिया। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि सती प्रथा पर बैन लगाने वाला पहला मुगल बादशाह कौन था? तो याद रखेंगे अकबर था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है चंदावर का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? चंदावर के युद्ध की बात करेंगे साथी, तो ये युद्ध हुआ था आपका 1194 ईस्वी में। कब हुआ था? 1194 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी और कन्नौज के उस समय राजा हुआ करते थे जयचंद। जयचंद साथी याद रखेंगे, मोहम्मद गौरी, इन दोनों के मध्य चंदावर का एक प्रसिद्ध युद्ध होता है जिसमें आपका जयचंद हार जाता है। जयचंद हार जाता है क्योंकि साथी जो 1191-92 के जो युद्ध थे जिसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान थर्ड के बीच लड़े गए थे, उनमें से पहले युद्ध में जयचंद ने पृथ्वीराज की मदद की थी और पृथ्वीराज जीत गया था। लेकिन सेकंड युद्ध में पृथ्वीराज ने क्या किया? जयचंद की पुत्री थी संयुक्ता, और उस संयुक्ता से क्या कर ली? भगा करके शादी कर ली। तो जयचंद हो गया नाराज। तो 1192 में, याद रखेंगे, 1192 में दूसरा युद्ध होता है आपका तराइन का। उस तराइन के सेकंड बैटल में आपका मोहम्मद गौरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान उसमें ऐसा कहा जाता है कि बंदी बनाकर अपने साथ ले जाता है। लेकिन इसके बाद मोहम्मद गौरी पुनः भारत पर आक्रमण करता है और ये समय होता है 1194 का। 1194 में चंदावर नामक स्थान पर जयचंद के मध्य युद्ध होता है जिसमें जयचंद को मौत के घाट उतार देता है मोहम्मद गौरी। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। जयचंद चंदावर का युद्ध प्रसिद्ध है, 1194 में ये हुआ था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथ ही अगला प्रश्न कह रहा है डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है? बात करेंगे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में भारतीय संविधान में एक पार्ट है जिसका नाम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बात करेंगे संवैधानिक उपचारों के अधिकार में, ये आपका फंडामेंटल राइट है। क्या है? मौलिक अधिकार है साथी, याद रखेंगे। ये क्या है? फंडामेंटल राइट है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और इसका जिक्र कहाँ पर मिलता है? तो अनुच्छेद 32 में। तो ऐसा कहा जाता है कि जो अनुच्छेद 32 है इसको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा है? भारतीय संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा है। इसके अलावा भारतीय संविधान में जो है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे भी कहीं ना कहीं जब आपको ऑप्शन में आपका 32 ना मिले अनुच्छेद, तो आप संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको राइट आंसर लगा के आएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को आधुनिक इंडिया का मनु कहा जाता है क्योंकि इन्होंने क्या किया था? कानून की पुस्तक संविधान बनाने में भारत की मदद की थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है भारत में कौन सा गवर्नर जनरल ओवन मेरिडिथ नामक कविताएं लिखता था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक बार SSC CHSL में पूछा गया था। CHSL में शायद 2019 के एग्जाम में पूछा गया था, छुपा रुस्तम क्वेश्चन है। CHSL में पूछा गया कि ओवेन मेरिडिथ नाम से कविताएं कौन सा भारत का गवर्नर जनरल या वायसराय लिखता था? तो याद रखेंगे भारत के गवर्नर जनरल हुए हैं या वायसराय, उनको कहा जाता है लॉर्ड लिटन। कौन हुए साथी? लॉर्ड लिटन। अपने जो शासनकाल था, इस शासनकाल के दौरान इन्होंने ओवन मेरिडिथ नाम से कविताएं लिखी थी। ओवन मेरिडिथ नाम से कविताएं लिखी थी। और जो लॉर्ड लिटन है, इनको हम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में ज़्यादा जानते हैं, जिसे हम देसी प्रेस अधिनियम कहते हैं। ये अधिनियम आया था साथी 1878 में, और इस अधिनियम के तहत जो भारत में पत्र पत्रिकाएं चलती थी, इनको प्रतिबंधित किया गया था। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो 1878 में लॉर्ड लिटन के शासनकाल में देसी प्रेस अधिनियम, जिसे हम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के नाम से जानते हैं, ये आया था। और लिटन आपका ओवन मेरिडिथ नाम से कविताएं लिखा करता था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है पानीपत के तीसरे युद्ध का समय 1761 में दिल्ली में मुगल बादशाह कौन था? इस तरह से क्वेश्चन आया है, जब पानीपत का दूसरा युद्ध चल रहा था तो इस समय दिल्ली का मुगल बादशाह कौन था? तो बात करेंगे पानीपत के तीसरे युद्ध के बारे में। ये आपका हुआ था 1761 ईस्वी में, जिसमें अफगानी सरदार था एक अहमद शाह अब्दाली। क्या नाम था? याद रखेंगे, अफगानी सरदार था अहमद शाह अब्दाली। और उस समय दिल्ली पर अधिकार था मराठाओं का। हालांकि दिल्ली का मुगल बादशाह अलग था, लेकिन दिल्ली के अधिकतर हिस्से पर मराठाओं ने कब्जा कर लिया था और मराठा यहीं से अपनी सरकार चलाते थे। तो 1761 में जब ये युद्ध हो जाता है, तो इस दौरान क्या होता है? मराठा हार जाते हैं और इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है। और इसी के साथ जो मराठा सत्ता थी वो दिल्ली से उखड़ जाती है, यानी कि दिल्ली से ये कमज़ोर हो जाते हैं और जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है वहाँ पर सीमित रह जाते हैं। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। और इस समय बात करेंगे क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा मुगल बादशाह था? तो मुगल बादशाह था आपका शाह आलम सेकंड। कौन था? शाह आलम सेकंड। आपको पता होगा शाह आलम सेकंड ने 1764 में आपके मीर कासिम के साथ त्रिगुट सेना बनाई थी, जिसमें शुजाउद्दौला भी था। इसने क्या किया था? कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया था, लेकिन ये हार गया था और इसकी पेंशन तय कर दी गई थी इसी के तहत। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है महात्मा गौतम बुद्ध के द्वारा महापरिनिर्वाण कहाँ पर लिया गया था?
यानी कि जो महात्मा गौतम बुद्ध थे, इनको जो महापरिनिर्वाण था, जैसे हम साथी मृत्यु कहते हैं, ये इनका हुआ था साथी कहाँ पर। महापरिनिर्वाण की बात की जाए तो ये कुशीनगर में हुआ था। क्वेश्चन आपसे सीधा पूछता है वन लाइनर, जैसे इसमें पूछा गया है कि महात्मा गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ पर हुआ, तो याद रखना है कुशीनगर में। और इसको प्राचीन काल में हम कुशीनारा नाम से जानते थे। किस नाम से? कुशीनारा नाम से। बात करेंगे बौद्ध धर्म के संस्थापक कहे जाने वाले महात्मा बुद्ध के बारे में, तो इनका जन्म की बात की जाए साथी कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था, जो कि वर्तमान में कहाँ पर पड़ता है? आपका नेपाल में पड़ता है। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इसके अलावा 3 अन्य घटनाएं हैं जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं, जिनमें से पूछा जाता है महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था, ये घटना क्या कहलाती है? तो याद रखना है, ये घटना कहलाती है साथी संबोधि। क्या कहलाती है? संबोधि। संबोधि घटना के तहत महात्मा बुद्ध को निरंजना नदी के किनारे बोध गया में ज्ञान प्राप्ति हुई थी। इसके अलावा इन्होंने जब घर त्यागा था तो ये घटना साथी कहलाई थी महाविनिष्क्रमण। क्या कहलाई थी? महाविनिष्क्रमण। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। और जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो ज्ञान प्राप्त के बाद इन्होंने उपदेश दिया, और उसमें जब इन्होंने प्रथम उपदेश दिया तो इस उपदेश को जाना था हमने अभिधम्म चक्र परिवर्तन के नाम से। किस नाम से? याद रखना है, अभिधम्म चक्र परिवर्तन के नाम से महात्मा बुद्ध का पहला उपदेश प्रसिद्ध हुआ था, जो कि सारनाथ, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वाराणसी या काशी के आसपास पड़ता है, यहीं पर इन्होंने पहला उपदेश दिया था। याद रखेंगे आप लोग, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन सभी को चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वरना कहीं पर आप लोग इसको कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन सी नदी वैदिक काल में पुरुषड़ी के नाम से जानी जाती थी? साथी ऐसी कौन सी नदी थी जिसे वैदिक काल में हम पुरुषड़ी के नाम से जानते थे? तो बात करेंगे पुरुषड़ी नदी के बारे में साथी, ये हो जाएगी आपकी रावी नदी। जैसे हम वर्तमान में रावी नदी के नाम से जानते हैं, इसे जो वैदिक सभ्यता थी, जो वैदिक काल के लोग थे, इसे परुषड़ी कहते थे। ठीक है, क्या कहते थे? तो याद रखना है आपको, परुषड़ी कहते थे। इसके अतिरिक्त जो चिनाब नदी है साथी, जो चिनाब नदी है, इस चिनाब नदी को कहा जाता था अस्कनी वैदिक काल में। इसके अलावा सतलुज नदी को सतुद्री कहा जाता था वैदिक काल में। और झेलम, जो कि बेतस्ता के नाम से बहुत प्रसिद्ध थी, और आपने सुना होगा बेतस्ता या झेलम या हाइडेस्पिस का युद्ध, जो कि 326 BC में हुआ था आपका। पोरस और उसके मध्य, किसके मध्य हुआ था? पोरस और सिकंदर के मध्य हुआ था। ठीक है, तो झेलम नदी को बेतस्ता, जबकि सतलुज को सतुद्री और चिनाब को अस्कनी और रावी को परशुड़ी नाम से जाना जाता था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, भारत की सबसे पहली फीचर फिल्म कौन सी थी? बात करेंगे फीचर फिल्म के बारे में, ये क्या होती है और अन्य जो फिल्में हैं वो क्या होती हैं। तो फीचर फिल्म का मतलब होता है साथी, जैसे हम कोई फिल्म बना रहे हैं तो उसमें हम करेक्टर को जिंदा कर दें। जिंदा करने का मतलब है उससे करेक्टर से बुलवाएं। तो भारत के इतिहास में पहली फिल्म बनी है जिसका नाम था आला मारा। क्या नाम था? आला मारा। ये साथी ऐसी फिल्म थी, तो इसके जो पात्र हुआ करते थे फिल्म के, ये बोलते थे, मतलब वादन करते थे एक दूसरे के साथ। जैसे अभी फिल्मों में देखते हैं का, जो आपकी सन्नी देओल की एक फिल्म है, उसमें जिसमें सन्नी देओल कहता है घातक करके शायद मूवी है, कहता है कातिया सातों को एक साथ मारूंगा। इस तरह से जब बोलने वाली फिल्में बनाई जाती हैं तो उसे फीचर फिल्म नाम दिया जाता है। और इस फीचर फिल्म की बात की जाए, पहली फीचर फिल्म थी आपकी आला मारा, जिसका निर्माण 1931 में हुआ था। और इस निर्माण का श्रेय जाता है दादा साहब फाल्के को। किसको साथी? दादा साहब फाल्के को इसका श्रेय जाता है। साथी दादा साहब फाल्के ने आला मारा नामक फिल्म 1931 में बनाई थी। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे भारत की पहली फिल्म के बारे में। ये साथी पहली फिल्म थी, मूक फिल्म थी, यानी कि इसमें जो पात्र थे वो कोई बोलते नहीं थे। ठीक है, वो केवल शांति से अपना अभिनय करते रहते थे। लेकिन जो आला मारा फिल्म थी उसमें अभिनय के साथ साथ वो पात्र जो थे वो बोलते भी थे। और भारत की पहली फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र। ठीक है, राजा हरिश्चंद्र, आप लोगों ने सुना होगा इसके बारे में। इसका निर्माण किया था सत्यजीत रे ने। ये लोग आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, इनसे संबंधित एक पुरस्कार दिया जाता है, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। ठीक है, तो इसको आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। भारत की पहली फिल्म किसने बनाई? क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, तो सत्यजीत रे ने। देखो साथी, दादा साहब फाल्के ने तो बनाई थी, लेकिन दादा साहब फाल्के उसमें क्या थे? कलाकार थे, ना कि आपके निर्माता थे साथी सत्यजीत रे। ठीक है, इसको आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, यक्षगान जनजाति लोक नृत्य किस राज्य में से संबंधित है? तो याद रखेंगे, जो यक्षगान है साथी, ये आपका मनाया जाता है कर्नाटक में। मुख्य रूप से कर्नाटक में मनाया जाने वाला एक सांप्रदायिक नाटक या फिर कह सकते हैं नृत्य शैली है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके अलावा कर्नाटक में हम गुल्लू कुनिथा नामक एक जो नृत्य होता है ये भी मनाते हैं। तो कर्नाटक से आपको 2 याद रखना है, एक तो यक्षगान, दूसरा गुल्लू कुनिथा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, संस्कृत भाषा के पहले व्याकरण कौन थे? यानी कि जो संस्कृत भाषा है इसकी व्याकरण की रचना किसने की? इसके पहले व्याकरणकर्ता कौन थे? ऐसा क्वेश्चन आया है। तो याद रखेंगे, संस्कृत भाषा की पहली व्याकरण की बात की जाए तो पाणिनि के द्वारा की गई है। पाणिनि के द्वारा संस्कृत भाषा की जो व्याकरण है उसकी रचना की गई है। और इसकी जानकारी कहाँ मिलती है? तो पाणिनि की एक प्रसिद्ध पुस्तक है साथी, जिसका नाम है अष्टाध्यायी।
ये क्वेश्चन आपसे पूछता है हिस्ट्री की पुस्तकों के बारे में, तो ये भी पूछ लेता है कि पाणिनि की पुस्तक कौन है, तो ये याद रखना है आपको अष्टाध्यायी। और अष्टाध्यायी में ही जानकारी मिलती है कि जो संस्कृत व्याकरण है इसकी रचना पाणिनि ने की है, ठीक है। और बात करेंगे संस्कृत भाषा के पहले कवि के बारे में, तो ऐसा माना जाता है कि पाणिनि ही संस्कृत भाषा के पहले कवि थे, ठीक है। ये भी याद रखेंगे आप लोग। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में भारत में प्रथम विश्व धरोहर कौन थी। देखो अभी तक तो हमने जाना है कि जो वर्तमान में नवीनतम विश्व धरोहर हैं, कुल कितनी विश्व धरोहर हैं, ये कौन बनाता है, तो इस तरह से चीज़ें जानते हैं। लेकिन कह रहा है जो भारत की प्रथम विश्व धरोहर थी, स्थल था, ये कौन सा था। तो बात करेंगे भारत के प्रथम विश्व धरोहर स्थलों के बारे में। तो पहली बार भारत में 2 विश्व धरोहर स्थल एक साथ बनाए गए थे। 2 विश्व धरोहर स्थल साथी 2 विश्व धरोहर साइट एक साथ बनाई गई थी, जिनको वर्ष 1983 में, कब साथी याद रखेंगे, 1983 में अजंता की गुफाएं, कौन सी, अजंता की गुफाएं और आगरा का किला जो कि अकबर के द्वारा बनवाया गया था, इन दोनों को आपका विश्व धरोहर में यूनेस्को के द्वारा शामिल किया गया था। किसके द्वारा, याद रखेंगे, यूनेस्को के द्वारा इसको शामिल किया गया था। बात करेंगे यूनेस्को की, तो इसका मुख्यालय पेरिस में है, ठीक है। तो अजंता की गुफाएं और आगरा के किले को पहली बार 1983 में लगातार 2 साइटें भारत की बनी थी। और बात की जाए वर्तमान में कुल कितनी विश्व धरोहर है भारत में, तो 40 विश्व धरोहर सूची में शामिल है, याद रखेंगे। इसके अलावा सबसे नवीनतम की बात की जाए तो यहाँ की धौलावीरा हो जाएगी, भारत की सबसे नवीनतम धौलावीरा हो जाएगी, जो कि 40वीं है। जबकि 39 यानी कि 39वीं की बात की जाए तो ये आपकी रमप्पा मंदिर है, ये साथी आपका पड़ता है तेलंगाना में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तां हमारा गीत किसके द्वारा लिखा गया है। तो बात करेंगे इस गीत के बारे में साथी। इस गीत की रचना की है क्रांतिकारी शायर, याद रखेंगे, एक क्रांतिकारी शायर थे आपके मोहम्मद इकबाल। क्या नाम था, मोहम्मद इकबाल थे। इन्होंने एक रचना की थी आपके इसकी, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, ठीक है, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलसता हमारा। तो 1905 में ये लाहौर में एक प्रोफेसर हुआ करते थे एक कॉलेज में, वहीं पर इसकी रचना की थी। इनको साथ ही क्रांतिकारी शायर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसकी रचना 1905 में हुई थी, ये भी याद रखेंगे। और ये अनौपचारिक रूप से, किस रूप से, याद रखेंगे, अनौपचारिक रूप से। यानी कि औपचारिक रूप से तो भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, वंदे मातरम है। लेकिन आपका अनौपचारिक रूप से बात की जाए साथी, यदि बात की जाए अनौपचारिक रूप से, तो आपका हो जाएगा जो आपका सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है, ये आपका अनौपचारिक रूप से भारत का राष्ट्रीय गीत है। जबकि औपचारिक रूप से क्या है, आपका वंदे मातरम है, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है साथी एंटोमोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है। बात करेंगे एंटोमोलॉजी के बारे में। तो जो एंटोमोलॉजी होता है ये साथी ये कीटों का अध्ययन कहलाता है, जिसमें हम छोटे छोटे जानवरों, कीड़े मकोड़ों का अध्ययन करते हैं। इन कीटों के अध्ययन को कहते हैं एंटीमोलॉजी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके अलावा ऑर्निथोलॉजी पूछा जाता है बहुत ज़्यादा एग्जाम में, इसको भी याद रखेंगे। ये आपका कहलाता है साथी पक्षियों का अध्ययन, किसका, जब हम बर्ड्स का अध्ययन करते हैं वो ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। जबकि आपका माइकोलॉजी की बात की जाए तो ये कवकों का अध्ययन कहलाता है। जबकि फाइकोलॉजी की बात की जाए साथी ये शैवालों का अध्ययन कहलाता है, किसका, याद रखेंगे, शैवालों का, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जो आपका फाइकोलॉजी होता है, क्या होता है, फाइकोलॉजी होता है, ये जो शैवालों का होता है, स्टडी ऑफ शैवाल जो होता है वो आपका फाइकोलॉजी होता है। जबकि माइकोलॉजी क्या होता है, आपका कवकों का अध्ययन होता कहलाता है, ठीक है। और ऑर्निथोलॉजी होता है आपका पक्षियों का अध्ययन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है आपसे माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसके द्वारा की गई। तो बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की खोज के बारे में साथी। इसकी खोज की थी साथी एक वैज्ञानिक हुआ करते थे ऑल्टमैन नामक के, एक ऑल्टमैन नामक वैज्ञानिक थे, इनके द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की गई थी। माइटोकॉन्ड्रिया की बात की जाए साथी ये कोशिका का श्वसन अंग कहलाता है, क्या कहलाता है, कोशिका का श्वसन अंग कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर जो भोजन होता है उसका क्या होता है, श्वसन होता है, ठीक है। इसके अलावा भोजन से यहीं पर जो मूल तत्व होते हैं, यानी कि जो आपकी ऊर्जा होती है यहीं पर निकाली जाती है। और इसमें ऊर्जा जो होती है साथी वो ATP के रूप में निकलती है, किसके रूप में, ATP के रूप में, ठीक है। और 38 लगभग 36 या 38 ATP आप देख लेंगे इसको, 36 ATP बराबर 1 ग्लूकोज होता है। इस तरह से इसको भी याद रखना, ये क्वेश्चन 1 लाइनर सीधा पूछा जाता है मिलान के लिए, ठीक है। तो 36 ATP इज इक्वल 1 ग्लूकोज, ठीक है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है यहाँ पर जो भोजन होता है उसका श्वसन होता है। और साथ ही इसको ऊर्जा गृह भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ऊर्जा की भट्टी या ऊर्जा गृह भी कहा जाता है, ठीक है। कोशिका का ऊर्जा गृह पूछ लेगा क्या है, तो याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसकी खोज ऑल्टमैन नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो बात करेंगे कॉफ़ी के बारे में। साथ ही कॉफ़ी क्या होता है, देखो कॉफ़ी जो होता है वो आपका एक गर्म पौधा होता है, यानी कि जहाँ पर आपकी जैव विविधता ज़्यादा होगी वहाँ पर ये होगा, ठीक है। वर्षा ज़्यादा होनी चाहिए, गर्मी होनी चाहिए, तो इस तरह से जहाँ पर जैव विविधता हॉटस्पॉट होगा तो वहीं पर ये कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन होगा। तो आप याद रखेंगे जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा पर भारत में सर्वाधिक जैव विविधता होती है, क्योंकि प्रतिदिन याद रखेंगे जो भूमध्य रेखा है, जो आपकी भूमध्य रेखा है, यहाँ पर प्रतिदिन आपके शाम 4 बजे वर्षा होती है। तो इसी कारण भूमध्य रेखा पर एक देश बसा है जिसका नाम है ब्राज़ील। क्या नाम है, ब्राज़ील।
जो कि दक्षिण अमेरिकी देश है, ये भूमध्य रेखा पर स्थित है। और इसी ब्राज़ील में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन होता है। किसका? कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन होता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि कॉफ़ी गर्मी में पैदा होने वाला पौधा होता है, ठीक है। और आपको पता होगा ब्राज़ील में ही सर्वाधिक घने वर्षावन जो कि अमेजन वर्षावन है, यहाँ पर भी जैव विविधता सर्वाधिक है। इसी कारण जो कॉफ़ी का उत्पादन है वो ब्राज़ील में सर्वाधिक होता है। यहाँ की वातावरण ही ऐसा है कि कॉफ़ी के लिए अनुकूल साबित होता है। इसके अलावा जो एक बंदरगाह है जिसका नाम है सेंटोस बंदरगाह, जो कि ब्राज़ील में ही पड़ता है, ये कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। जो सेंटोस बंदरगाह है साथी, ये कॉफ़ी बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। जबकि जो ब्राज़ील में कॉफ़ी की जाती है, कॉफ़ी की जो खेती होती है या बागान होते हैं, इनको साथी फेजेंडा कहते हैं। इन लोगों को इन क्वेश्चनों को भी आप लोग कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लेंगे। सबसे पहले तो कॉफ़ी बंदरगाह सेंटोस बंदरगाह, जबकि दूसरा कॉफ़ी के बागान क्या होते हैं? फेजेंटा होते हैं। और जो ब्राज़ील होता है ये आपका कॉफ़ी उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। बात की जाए भारत की दृष्टि से, तो भारत की दृष्टि से जो आपका कर्नाटक है ये कॉफ़ी उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, ठीक है। भारत में पूछेगा कौन सा है साथी, तो कर्नाटक होगा। जबकि विश्व में पूछे तो ब्राज़ील होगा। और सेंटोस जो बंदरगाह है इसे कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जानते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व की सबसे लंबी तटीय सीमा वाला देश कौन सा है। बात करेंगे तटीय सीमा का मतलब क्या होता है? कोस्टल लाइन, यानी कि जो आपकी समुद्र से सीमा बनाते हैं देश, उनमें से सबसे लंबी सीमा कौन से देश की है। तो बात करेंगे सबसे लंबी कोस्टल लाइन वाला देश कौन सा हो जाएगा? कनाडा हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? कनाडा हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त आपको याद रखना है कि जो भारत है, अपना देश, प्यारा देश भारत है, इसके जो कुल 9 आपके राज्य हैं, भारत के कुल 9 राज्य हैं जो आपके समुद्र से सीमा साझा करते हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा जो सीमा बनाता है समुद्र से वो गुजरात है। जबकि जो सबसे कम सीमा है वो गोवा की बनती है। देखो, बात की जाए 9 राज्यों में कौन कौन से राज्य हैं, आप एक बार से पश्चिम से देखेंगे सीधे पूर्व तक, ठीक है। आपका पहला गुजरात हो जाएगा, दूसरा महाराष्ट्र हो जाएगा, तीसरा गोवा हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य हैं, ये आपके क्या बनाते हैं? समुद्र से सीमा साझा करते हैं, ठीक है। और विश्व में कोस्टल लाइन वाला सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा? कनाडा हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है विश्व में बॉक्साइट के उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो बात करेंगे बॉक्साइट उत्पादन में, तो सबसे पहले तो याद रखना है जो बॉक्साइट होता है ये एल्यूमिनियम का ही अयस्क होता है। किसका? एल्यूमिनियम का। जो आपका एल्यूमिनियम होता है Al से प्रदर्शित करते हैं इसको, ये आवर्त सारणी में, ठीक है। और बॉक्साइट ही एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। और याद रखेंगे साथ ही बॉक्साइट के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर आपका ऑस्ट्रेलिया आता है। क्या आता है? बॉक्साइट की बात करी जाए सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? ऑस्ट्रेलिया करता है। जबकि गोल्ड जो सोना होता है इसका सर्वाधिक उत्पादन आपका कौन करता है? चीन करता है, ठीक है। इसको भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है भारत का प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया था। भारत को जो पहला नोबेल पुरस्कार मिला था साथी, ये किस क्षेत्र में मिला था? इस तरह से क्वेश्चन आया है। तो बात करेंगे भारत को पहला नोबेल पुरस्कार कब मिला था साथी? ये मिला था 1913 में। कब मिला था? 1913 में। और किसे मिला था? तो याद रखेंगे बाबा जो आपके रविन्द्रनाथ टैगोर थे, ठीक है, इनको मिला था। इनकी एक रचना थी जिसका नाम था गीतांजलि। क्या नाम था? गीतांजलि इनका नाम था। रविन्द्रनाथ टैगोर को पहली बार 1913 में क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। और साथ ही ये किसके क्षेत्र में मिला था? ये भारतीय इतिहास में जो साहित्य का क्षेत्र है, किसका? साहित्य का क्षेत्र, लिटरेचर के क्षेत्र में दिए जाने वाला पहला पुरस्कार था। तो वही पूछ रहा है कौन से विषय में मिला था? तो साहित्य के क्षेत्र में मिला था, जो कि गीतांजलि पुस्तक के लिए दिया गया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है जिब्राल्टर जल डमरू मध्य किस किसको अलग करता है। जिब्राल्टर जल डमरू मध्य की बात करेंगे, यानी कि जो जिब्राल्टर जल संधि है आपकी, ये किस किस को अलग करती है या फिर किस किस को जोड़ती है, तो इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो जिब्राल्टर जो जल संधि है साथी, ये भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ती है। किसे किसे याद रखेंगे आप लोग? भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ती है, ठीक है। अटलांटिक जो आपका मेडिटेरियन सी है और जो आपका अटलांटिक ओशियन है, इन दोनों को क्या करती है? आपस में जोड़ती है, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे इनमें से इसके अतिरिक्त क्या होता है, जो यूरोप का एक देश है साथी स्पेन, कुछ इस तरह से लटका हुआ देश है, इस तरह से, क्योंकि जिब्राल्टर संधि कुछ इस तरह से ही बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका स्पेन पड़ता है और इसके नीचे जो आपका दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप है, इस अफ्रीका महाद्वीप का देश है एक मोरक्को। क्या नाम है? मोरक्को देश। तो स्पेन और मोरक्को को कौन सा स्ट्रेट अलग करता है? क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है। तो याद रखना है आपको, कौन करता है? आपका जिब्राल्टर करता है, ठीक है। और जबकि जो आपका भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को आपस में जो जोड़ता है वो भी आपका जिब्राल्टर जल डमरू बंध है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो ये थी साथी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास और एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो एक बार से सेशन को लाइक कर दीजिए। दोस्तों में आपको सेशन को शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इस क्लास का फ़ायदा पहुँच सके। और यदि चैनल पर नए हैं तो साथी क्लास बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ आप से निवेदन है कि आप लोग जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। देखते रहिए GS हब बाय DS सर। बड़ों का सम्मान करना, छोटों को प्यार देना, अपना भी ख्याल रखना है। मिलते हैं कल इसी टाइम।
जय हिंद।